हेलो एवरीवन। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। ठीक है, एमएलटी एमसीक्यू। और जैसे कि जो हमारी वीडियो की जो थीम है, ठीक है, खैर व्यूज़ तो बहुत कम आते हैं वीडियोज़ पर, लेकिन रुकेंगे नहीं। ठीक है, चलते रहेंगे, चलता रहना ही हमारा काम है। तो लैबटॉनिक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है चेतन प्रदास। आई हैव डन माई BSc एमएलटी फ्रॉम PGI चंडीगढ़ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ठीक है, तो थीम वही रहने वाली है MCQ का, पोस्टमार्टम। डीपली हम एनालाइज करेंगे ऑप्शंस को। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने सारे के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को आप CRE के लिए देख सकते हो। कोई भी आप MLT से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, सारे जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है, CSIR का, ICMR का कोई एग्ज़ाम है, सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। ठीक है, PGI के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप, किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो है जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो MLT MCQ बाय लैबटॉनिक। क्वेश्चन नंबर वन है, द बैक्टीरिया वूज ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर ग्रोथ। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है इसकी, आप जाओ तो वो प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो जाकर। उस पर बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है, माइक्रोबायोलॉजी की भी है। ठीक है, ये वीडियो मिक्स होने वाली है। इसमें आपको बायोकेमिस्ट्री, हिमैट, हिस्टो सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये माइक्रो से है कि द बैक्टीरिया वुज ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर ग्रोथ इज 37। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जिनका ऑप्टिमल टेम्परेचर ग्रोथ के लिए 37 होता है तो उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑटोफाइल, मीजोफाइल, थर्मोफाइल या साइकेरोफाइल। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मीजोफाइल। देखो मीजोफाइल क्यों है, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है, देखो मेजोफाइल ऐसे बैक्टीरिया होते हैं दैट ग्रोज इन मॉडरेट टेम्परेचर, ना ज़्यादा ना ज़्यादा कम। ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। क्या है ये, बॉडी टेम्परेचर है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। ठीक है, 37 डिग्री तो बॉडी टेम्परेचर है। जबकि जो मीजोफाइल्स होते हैं दैट ग्रो बेस्ट इन मॉडरेट टेम्परेचर, टिपिकली इन रेंज बिटवीन 20 to 45। ठीक है, ये इनकी रेंज होती है। ठीक है, इनको बोलते हैं मीजोफाइल। इस रेंज में जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वो मीजोफाइल कहलाते हैं। उसके बाद देखो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर यहाँ भी लिखा, क्योंकि विच इज़ वाई मोस्ट ह्यूमन पैथोजन एंड नॉर्मल माइक्रोबायोटा फाइल इन दिस कैटेगरी। क्योंकि जो डिजीज, देखो कोई भी बैक्टीरिया है कब डिजीज कोज करेगा, जब उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, फेवरेबल टेम्परेचर मिलेगा, फेवरेबल pH मिलेगी, तभी तो वो हमें इन्फेक्ट कर पाएगा। ठीक है, बुखार में जब टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है, ताकि बैक्टीरिया की जो कोई भी हमें इन्फेक्शन होता है तो उसको जब हमारी बॉडी टैकल करती है, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, तभी तो फीवर बढ़ता है। ठीक है, तो उसका बढ़ने का कारण भी यही है। ठीक है, कि हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर लेती है बॉडी। ठीक है, दैट्स वाई कि ऐसा, मतलब कि ताकि बैक्टीरिया कम से कम मतलब कि ग्रो कर पाए। ठीक है, तो यही सारे और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। खैर मैंने तो एक ही बताया। ठीक है, इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं बाय द टेम्परेचर इंक्रीज, क्योंकि कुछ पायरोजन्स भी प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, जो पायरोजन यानी कि फीवर प्रोड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो। ठीक है, तो वो खैर वो तो आपकी मेडिसिन में चला जाएगा फिर, मैकेनिज्म में। ठीक है, वो इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। वाई द अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट। ठीक है, ऑटोफाइल क्या होते हैं भाई, ये कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, ये वैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। वैसे जो ऑटोट्रोफ होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रोफ ऐसे बैक्टीरिया जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं न्यूट्रिशन से। ऑटोफाइल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर नोट स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया बेस्ड ऑन टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। हाँ, थर्मोफाइल होता है। थर्मोफाइल जो कि हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, टिपिकली जो 45 to 50 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है ना, ऐसे जो टेम्परेचर पर जो सर्वाइव करते हैं बैक्टीरिया, उनको थर्मोफाइल बोलते हैं। देखो मैंने आपको पहले भी बोला होगा, इस गुरु मंत्र जो दिया हुआ है, वर्डों को तोड़ना सीखो आप। थर्मोफाइल्स, थर्मोफाइल्स दिया हो ना, वर्डों को तोड़ो। थर्मो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर से रिलेटेड। ठीक है, फाइल्स मतलब लविंग, जो कि टेम्परेचर लविंग यानी कि जो कि हीट लविंग है। थर्मो मतलब थर्मोडाइनमिक्स आपने पढ़ा हुआ। ठीक है, हीट के लिए वर्ड यूज होता है, टेम्परेचर के लिए नहीं होता। थर्मोफाइल हीट के लिए होता है, जैसे थर्मोडाइनमिक्स आपने पढ़ा होगा। ठीक है, थर्मोमीटर किसके लिए यूज करता है भाई, बुखार चेक करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इन जनरल बोले तो टेम्परेचर मापने के लिए यूज़ होते हैं थर्मोमीटर। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा को रिलेट करके पढ़ा करो। जब आप को रिलेट करके पढ़ोगे ना तो ज़्यादा चीज़ें आसान होगी, नहीं तो ऐसे रटने से कितनी चीज़ों को आप रट लोगे। ठीक है, तो थोड़ा को रिलेट करके पढ़ोगे तो चीज़ें आसान लगेगी। जैसे अब ये नीचे है, साइकेरोफाइल है। साइकेरोफाइल वही जो कोल्ड लविंग बैक्टीरिया होते हैं, कोल्ड लविंग ऑर्गेनिज्म। साइकेरो का मतलब ही क्या होता है, कोल्ड। ठीक है, कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर दैट करो वेज लो टेम्परेचर लाइक 50 डिग्री और इससे भी बिलो। ठीक है, मैक्सिमम अराउंड 20 डिग्री।
इनको बोलते हैं ऑप्टिमल, जो इनके लिए टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री है इससे बिलो, और मैक्सिमम वो 20 डिग्री पर जो साइक्रोफाइल है वो ग्रो कर देते हैं, ठीक है, जो कोल्ड लिविंग कोल्ड टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं। उसके बाद बात करें तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द एंटीकोगुलेंट दैट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, नेचुरल एंटीकोगुलेंट का एग्जाम्पल आपसे पूछा है जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो हमारी बॉडी के अंदर कौन सा पाया जाता है, ईडीटी पाया जाता है, हेपरिन पाया जाता है, ऑक्जेलेट पाया जाता है, या सोडियम हाइड्रेट पाया जाता है। तो सबको ही पता होगा हेपरिन एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है भाई, ठीक है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है हेपरिन, ठीक है। और ओरल एंटीकोगुलेंट भी आपको पता होना चाहिए, ओरल एंटीकोगुलेंट, ओरल एंटीकोगुलेंट का एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, वारफेरिन, आपने सुना भी होगा, वारफेरिन थेरेपी चल रही हो किसी की, ठीक है। ये सारे के सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में आप पढ़ते हो। एक्सप्लेनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। हेपरिन, हेपरिन क्या है, हेपरिन इज ए नेचुरल अकरिंग एंटीकोगुलेंट प्रोड्यूस बाय द, हेपरिन प्रोड्यूस कहाँ से होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो मास्ट सेल है या बेसोफिल है ये यहाँ पर इसको सिक्रीट करती है हेपरिन को, ठीक है। फंक्शन इसका वही है, एज एंटीकोगुलेंट काम करता है, और इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो होता है एंटीथ्रोम्बिन, ठीक है। जो हेपरिन होता है वो एंटीथ्रोम्बिन की तरह एक्ट करता है, जब यानी कि जो थ्रोम्बिन को बनने से ये रोकता है, एंटी थ्रोम्बिन यानी थ्रोम्बिन के अगेंस्ट, एंटी एंटी, ठीक है। एंटी थ्रोम्बिन का मतलब ये है कि थ्रोम्बिन को बनने से रोकता है, विथ इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन एंड अदर क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग, ब्लड स्ट्रीम में वो रुक जाती है, दस प्रिवेंटिंग द अप्रोप्रिएट ब्लड क्लोटिंग विद इन द ब्लड स्ट्रीम, ताकि हमारी जो वेन है उसके अंदर कोई भी क्लोट ना बने खुद से, ठीक है। जो भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस आपने पढ़ा होगा, एक डिजीज़ का नाम होता है डीवीटी, ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। तो यही था हेपरिन का काम, हेपरिन एंटी थ्रोम्बिन की तरह काम करता है, ये आपको बताना चाहिए, नेचुरल होता है, ठीक है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है। उसके बाद बात करें ये सारे के सारे जो अदर ऑप्शन दिए हुए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ईडीटी, ईडीटी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कई लोगों को तो फुल फॉर्म ही नहीं पता होती। ईडीटी की फुल फॉर्म होती है थाइलिन डाइअमाइन टेट्राइसिटिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक सिंथेटिक केमिकल है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा +2 में, ईडीटी, ठीक है। लेबोरेटरी इन विट्रो जो कि ब्लड कलेक्शन ट्यूब होती है, जो वाइल होती है, आपको पता होगा ईडीटी है वाइल, जो लेवेंडर कलर की ट्यूब होती है, ठीक है। प्राइमरली जो सीबीसी के लिए यूज़ करते हैं हम ईडीटी, सीबीसी हो गया, या हार्मोनल की कोई भी स्टडी हो गया, ठीक है, हार्मोनल के लिए भी ईडीटी करते हैं। प्लाज्मा से जो भी टेस्ट लगते हैं, ठीक है, ईडीटी में। ईडीटी का काम कैसे करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये वही चिलेट करता है वही कैल्शियम से, ठीक है, एक तरह से बाइंडिंग करता है, जैसे कैल्शियम आपने पढ़ा होगा ना, चिलेशन, ऐसे रिंग बनती है, ये चिलेशन आपने +2 में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कैल्शियम आयन को चिलेट कर लेता है, जो कि अगर कैल्शियम आयन नहीं होंगे तो फिर कोएगुलेशन का जो कैस्केड है वो आगे नहीं बढ़ेगा। कोएगुलेशन कैस्केड की अलग अलग आपने देखा होगा, कोएगुलेशन कैस्केड बनता है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे चलता है, एक इंट्रिंसिक पाथवे चलता है, बीच में फिर कॉमन पाथवे होता है, ऐसे पूरी साइकिल चलती है ना। तो कोएगुलेशन कैस्केड में जो कैल्शियम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अगर कैल्शियम नहीं मिलेगा तो कोएगुलेशन कैस्केड भी नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन ये ईडीटी होता है, ये बॉडी में नहीं पाया जाता, ठीक है, ये एज ए इन विट्रो ही हम काम में लिया जाता है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है। बाकी पोटेशियम ऑक्जेलेट, ये भी अदर अनदर जो एंटीकोगुलेंट है जो कि इन विट्रो में यूज़ किया जाता है, जो कि आप पढ़ा होगा, जो शुगर के लिए जो वाइल यूज़ होती है, सोडियम फ्लोराइड प्लस ये आपका पोटेशियम ऑक्जेलेट ग्लूकोज टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है ना। ये काम कैसे करता है, इट्स एक्ट टू द प्रेसिपिटेटिंग कैल्शियम आयन टू प्रिवेंट क्लोटिंग, ठीक है। हाँ, ये पता होना चाहिए भाई कि पोटेशियम ऑक्जेलेट का काम क्या होता है। अब जैसे ईडीटी का आपको पता लग गया, तो पोटेशियम ऑक्जेलेट क्या करता है, कैल्शियम को प्रेसिपिटेट कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है, कैल्शियम को चिलेट करता है। ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है भाई इन दोनों इनमें, ठीक है। देखो इन्होंने लिखा है इट एक्ट्स बाय प्रेसिपिटेटिंग द कैल्शियम आयन टू प्रिवेंट क्लोटिंग, बट ठीक है भाई ये नेचुरल नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। पोटेशियम ऑक्जेलेट है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो है कैल्शियम को क्या करना, प्रेसिपिटेट करना। सोडियम सिट्रेट भी भाई एंटीकोगुलेंट, जो कि आपकी जो स्काई ब्लू कलर की टॉप होती है, जो कि कोएगुलेशन स्टडीज़ के लिए यूज़ करते थे, पीटी के लिए, एपीटीटी के लिए, ठीक है। जो और टेस्ट होते हैं कोएगुलेशन के, ठीक है, एप्ला के लिए, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी के लिए। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग्स में भी यही यूज़ होता है, आपने पढ़ा होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग जो होते हैं उसमें आपने पढ़ा होगा सीपीडी, ठीक है, सीपीडीए, ठीक है, एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज होते हैं, एसीडी होता है एक, ठीक है, सीपीडीए विद सैगम भी यूज़ करते हैं। तो ये जो सिट्रेट का काम होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ देखो, सिट्रेट का काम ही एंटीकोगुलेशन का होता है, जब ब्लड बैग में यूज़ होता है।
इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, इट एक्ट्स बाय बाइंडिंग कैल्शियम इन ए नॉन आयोनाइजेबल सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। ये नॉन आयोनाइजेबल सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, कैल्शियम से बाइंड करके, एक्ट बाय बाइंडिंग कैल्शियम इन ए नॉन आयोनाइजेबल सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो कि बट ये एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, नॉन आयोनाइजेबल सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है ये, ठीक है, इनकी जो आयनाइज ना हो सके ऐसा सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अभी ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेगा कैल्शियम के साथ तो कैल्शियम फिर से अवेलेबल नहीं रहेगा, अवेलेबल नहीं रहेगा तो क्या होगा भाई, अगले काम नहीं रिसाइडिंग से होगा, ठीक है। तो यही है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, ये था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखो हम डीपली एनालिसिस कर रहे हैं ना क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर आर। ये 4 एग्जाम्पल दिए हुए गाइस, ए बी सी डी। आपको फिर भी ऐसे ही बता दूँ, 2, 7, 9 और 10 ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है आपका 9, 10 वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, 9, 10 वाला जो ऑप्शन है ये आपके विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर है, ठीक है। विटामिन के जो विटामिन के इज एसेंशियल, हाँ देखो विटामिन के डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि विटामिन के इनके लिए ज़रूरी होगा, ठीक है, इनके सिंथेसिस में विटामिन के रिक्वायरमेंट होगी, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसाइजिंग फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 फैक्टर विच रिक्वायर गामा कार्बोक्सिलेशन फॉर एक्टिवेशन, ठीक है। जो जब गामा कार्बोक्सिलेशन जब एक्टिवेशन होता है, जब गामा कार्बोक्सिलेशन उसमें ये ज़रूरत पड़ती है इसकी, ठीक है, एनेबलिंग देम टू बाइंड टू कैल्शियम एंड फॉस्फोलिपिड फॉर ब्लड क्लोटिंग, ठीक है। तो ये ज़रूरी होता है गाइज, ये आपको याद रखना है, विटामिन के डिपेंडेंट, ठीक है। 4 होते हैं, 2, 7, 9, 10 मैकेनिज्म की विटामिन के जो एक्ट करता है, कई बार पूछ भी लेता है मैकेनिज्म कि विटामिन के किस तरह एक्ट करता है, इसमें विटामिन के डिपेंडेंट जो क्लोटिंग फैक्टर होता है तो उसमें विटामिन के एज ए को फैक्टर काम करता है, ठीक है, को फैक्टर फॉर एन एंजाइम गामा ग्लूटामाइल। जो ये एंजाइम होता है ना, इस एंजाइम का काम होता है एडिशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप टू द स्पेसिफिक ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू, ठीक है, ऑन दीज प्रोटीन, ठीक है, एक्टिवेटिंग देम टू फंक्शन इन द कोagulation कैस्केड, ठीक है। तो ये एंजाइम होता है जो गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज, उसके लिए एज ए को फैक्टर काम करता है। को फैक्टर आपको पता होना चाहिए, एक होता है प्रोटीन पार्ट एंजाइम में और एक होता है को एंजाइम। को एंजाइम प्रोटीन वाला जो ये प्रोटीन पार्ट होता है इसको बोलते हैं, मतलब इसके साथ जब ये को एंजाइम एक्ट करता है, मतलब बाइंड करता है, तभी इसके फंक्शन को ये अच्छे से ये मतलब कि इसके फंक्शन में ये हेल्पफुल होता है को एंजाइम, ठीक है। जैसे इसमें कुछ प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होते हैं, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब इसमें तो को एज ए को फैक्टर जो क्या को एंजाइम होता है वो को फैक्टर भी हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होता है। तो ये जो एंजाइम गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज है उसके लिए एज ए को फैक्टर काम करता है ये, ठीक है, जो कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है जो स्पेसिफिक ग्लूटामिक रेजिड्यू से जब इनका एक्टिवेशन होता है तो तब काम आता है, ठीक है। इतना कुछ ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता, अगर पूछेगा तो पीजीआई वगैरह है, एससीआरई वगैरह है तो वहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बाकी इतना डीपली मुझे नहीं लगता कोई जाएगा, ठीक है। बाकी पता भी होना चाहिए आपको कि जो गामा ग्लूटामिक कार्बोक्सिल है उसके लिए एज ए मैकेनिज्म में एज ए विटामिन के डिपेंडेंट जो विटामिन के होता है जो कोफैक्टर काम करता है, ठीक है। तो यही है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच सेल डज नॉट हैव ए डायरेक्ट रोल इन फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस आपको पता ही होगा भाई, फेगोसाइटोसिस नहीं पता तो भाई फिर तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। फेगोसाइटोसिस भाई जो सेल ईटिंग होते हैं तो इन चारों सेल में से कौन सी सेल का जो डायरेक्ट रोल नहीं होता फेगोसाइटोसिस में। अगर आपको पता है सेल्स का फंक्शन तभी आपको ये आंसर आप दे पाएंगे। अब जैसे जो इओसिनोफिल है, इओसिनोफिल कब बढ़ती है आपको, इओसिनोफिल मतलब कि इओसिनोफिल बढ़ती है क्योंकि देखिए आपने पढ़ा होगा जो न्यूट्रोफिल है या मोनोसाइट है, ठीक है, मोनोसाइट है, ये सारे के सारे क्या होता है, ये इनका रोल होता है फेगोसाइटोसिस में, ठीक है। जैसे कोई एंट्री किया तो उसको ये इंगल्फ कर लेते हैं। तो इओसिनोफिल है, इओसिनोफिल का ये काम नहीं होता, ठीक है। बेसोफिल भी समवट यहाँ पर देखो, इसका जो एक्चुअली में जो इसका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो इसका ऑप्शन वो होना चाहिए इसका बेसोफिल, क्योंकि बेसोफिल भी एज ए मतलब एज ए फेगोसाइटोसिस काम नहीं करती, क्योंकि बेसोफिल का काम तो यही होता है ना, मास्ट सेल मतलब ये बेसोफिल से क्या सिक्रेट होता है जो हैप्रिन हो गया जैसे, ठीक है, हैप्रिन जो मास्ट सेल हो गया, जैसे मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस किया था कि हैप्रिन जो कहाँ से सीक्रेट है, यहाँ पर मैंने लिखा भी था ना मास्ट सेल एंड बेसोफिल, बेसोफिल से सीक्रेट होता है हैप्रिन, तो बेसोफिल का काम ही यही होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 3 और 4 दोनों होना चाहिए, ठीक है,
मेरे हिसाब से तो। बाकी वह डिपेंड करता है आपका एग्जामिनर के कौन से ऑप्शन को करेक्ट मानता है। देखो दिस सेल दैट डोंट हैव ए डायरेक्ट रोल, इसमें डायरेक्ट रोल पूछा था द बेसोफिल एंड टू ए लार्ज एक्सटेंट eosinophil, although eosinophil can perform some limited phagocytosis, ठीक है, लेकिन ये कुछ एक्सट्रीम केस में होता है, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट रोल पूछा था, तो डायरेक्ट रोल बेसोफिल का और eosinophil का नहीं होता, ठीक है। जो आपका बेसोफिल होता है वो जब कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आती है बॉडी में, ठीक है, बेसोफिल प्राइमरली जो एलर्जिक रिएक्शन है, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, तो ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये सारे के सारे, हेपरिन, ये सारे के सारे सिक्रीट होते हैं, तो डायरेक्ट रोल नहीं होता, कहने का मतलब है। ईओसिनोफिल का मेनली जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, एलर्जिक, ये भी एलर्जिक रिस्पॉन्स में ही काम आती है, यानी ये भी जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो लार्ज इन्वेडर है उसके लिए, उनके लिए जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो सिक्रेट करती है। वाइल दे कैन इंजेस्ट बैक्टीरिया, ये इंजेस्ट भी कर सकते हैं, पर दे आर लेस एक्टिव फेगोसाइट, ठीक है, एज कम्पेयर टू द न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेज। एंड फेगोसाइटिस इनका प्राइमरी फंक्शन नहीं होता, ये आपको याद रखना बस, ठीक है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट तो मैंने बता दिया, मोनोसाइट, मैक्रोफेज कहाँ से बनते हैं, मोनोसाइट से बनते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वैसे भी मैक्रोफाज, फाज इसके देखो क्या लिखा है, मैक्रोफाज, फाज ही लिखा भाई, फाज का मतलब क्या होता है, खाना, मतलब एक तरह से ईटिंग करना, तो फाज लिखा है जैसे इन्होंने, तो यहीं से भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो वर्ड को तोड़ के, ठीक है, मैक्रोफाज। तो वही इफेक्टिव जो फेगोसाइटोसिस, हाईली इफेक्टिव फेगोसाइटोसिस जो परफॉर्म करते हैं टिश्यू पैथोजन को, सेलुलर डेब्रिज को, डेड सेल को ये इनगल्फ कर लेते हैं अपने अंदर। मैक्रोफाज का काम यही होता है। ये न्यूट्रोफिल का मैंने आपको बता दिया, ये भी प्रोफेशनल जो कि फेगोसाइट होते हैं। और फर्स्ट रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, जैसे मैंने बताया था ना, बॉडी में अगर कोई भी पैथोजन एंटर करेगा तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट आएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इन दोनों में से सबसे पहले न्यूट्रोफिल आता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर है इन्फेक्शन से, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जैसे कोई भी इन्फेक्शन है, न्यूट्रोफिल अगर उसमें बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब इन्फेक्शन है, ठीक है, एक्टिवली एंगल्फिंग एंड डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन सब्सटेंसेस, ठीक है। तो मतलब अगर न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ आता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी जब कोरिलेट करते हो आप जब हिमैट में, तो ये सारी चीज़ें काम आती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर, इम्यूनो से क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्लोराइड के ऊपर। फ्लोराइड कौन से एंजाइम को इनहिबिट करता है, जो आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी होगी, तो उसमें एक एंजाइम होता है कि जब हम ग्रे टॉप की वाइल में जब हम सैंपल लेते हैं शुगर के लिए, तो उसमें कौन सा जो एजेंट होता है, जो फिर तो आंसर मतलब कि जो इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है वो फ्लोराइड होता है। सोडियम फ्लोराइड हम डालते हैं ना, तो ये सोडियम फ्लोराइड का काम यही होता है कि इनोलेज को इनहिबिट करना, ताकि ग्लाइकोलाइसिस आगे से मतलब ग्लाइकोलाइसिस आगे ना बढ़े और हमें ग्लूकोज की एग्जैक्ट कंसंट्रेशन पता लगे, क्योंकि ग्लूकोज ब्रेकडाउन से ही फिर आगे पायरुवेट बनता है ना। देखो फ्लोराइड इज ए पोर्टेंट इनहिबिटर एंजाइम इनोलेज नोन एज फोस्फोपायरुवेट हाइड्रेट, ये आपको याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन को पूछते हैं वो एग्जाम में कि इनोलेज का अनदर नेम बताओ। इनोलेज का अनदर नेम यहाँ पर लिखा हुआ है फोस्फोपायरुवेट हाइड्रेटेज, फोस्फोपायरुवेट हाइड्रेटेज इसका अनदर नेम है फ्लोराइड का, ठीक है, इनोलेज या फोस्फोपायरुवेट हाइड्रेटेज, ठीक है, इसका राइट आंसर है। और इनोलेज जो कि की एंजाइम है ग्लाइकोलाइसिस में, स्पेसिफिकली जो आपका 2 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट उस वाले स्टेप में ये काम आता है, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, द मैकेनिज्म इन्वॉल्व फ्लोराइड कंबाइनिंग विद फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम आयन एट द एंजाइम एक्टिव, ये मैकेनिज्म लिखा हुआ है, ठीक है, कि कैसे ये सारा का सारा मतलब एक्ट करता है। तो मैकेनिज्म यही है कि जो फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड कंबाइन कर जाता है फॉस्फेट और मैग्नीशियम आयंस की, जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है ना, जैसे जो इनोलेज एंजाइम है, ठीक है, इनोलेज एंजाइम की ये एक्टिव साइट है। जैसे सबस्ट्रेट कहाँ बाइंड करता है, एक्टिव साइट पे बाइंड करता है। अब एक्टिव साइट पे ही अगर फ्लोराइड बाइंड कर गया, ठीक है, फ्लोराइड अगर बाइंड कर गया फॉस्फेट के साथ और मैग्नीशियम के साथ, तो फिर जो सबस्ट्रेट है वो तो बाइंड कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। द मैकेनिज्म इन्होंने लिखा इन्वॉल्व द फ्लोराइड कंबाइनिंग विद फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम आयन एट इट्स एक्टिव साइट। तो ये थे गाइस आज के 5 क्वेश्चन, ये भी पता होना चाहिए भाई, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म जैसे आज तक मुझे नहीं लगता आपको पता होगा, ठीक है, बस ये पता होता है कि इनोलेज का काम होता है उसको इनहिबिट कैसे इनहिबिट करता है, ये आपको पता होना चाहिए कि फॉस्फेट और मैग्नीशियम से वो बाइंड कर लेता है एंजाइम की एक्टिव साइट पर, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। तो
विदा लेने का समय आ गया है। अगर आप समझ में आए हो आपको अच्छे से क्वेश्चन, तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। यहीं करते हैं आज की वीडियो एंड। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। 24/7 खुला है भाई कमेंट बॉक्स, आप चाहो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, ठीक है। बाकी आपसे मुलाकात तो होती रहेगी। कोई डाउट हो किसी टॉपिक पर, टॉपिक वाइज अगर कोई वीडियो चाहिए आपको, ठीक है, टॉपिक पर, किसी टॉपिक पर कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो। वो वीडियो भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। जैसे किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए, ये तो जैसे MCQ है, पर किसी टॉपिक पर कोई क्वेश्चन चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो मेरी आईडी है वो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चेतन_कांडे_ इंस्टाग्राम की आईडी ये है। तो इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इस पर आप मुझे, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप इस पर, कोई भी क्वेरी है, कोई आपकी जेन्युइन क्वेरी है, ठीक है, कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हो। बाकी शेयर कर दीजिए अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो। मैं मिलूँगा आपसे एक न्यू वीडियो में, ठीक है। आपसे ऐसी मुलाकात होती रहेगी। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में।